सो हे गाइस, मेरा नाम शुभम कुमार पांडे और आज हम बात करने वाले हैं एनईपी 2020 के बारे में। तो आपके दिमाग में अभी आ रहा होगा कि अरे यार मैं कहाँ आ गया, इतने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं इंटरनेट में। अगर मैं एक बार एनईपी 2020 सर्च करूँ मेरे को इतने सारे वीडियोस आ जाएंगे और ये भी बंदा एक है जिसने एक और वीडियो बना दिया, तो मैं इसका वीडियो क्यों देखूँ। तो रुक जाइए, इस वीडियो में मैं आपको जनरल इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला। इस वीडियो में मैं आपके जो कॉमन क्वेश्चन हैं 20 मोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन, उनका मैं आपको आंसर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों, अपने कलीग्स को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनके दिमाग में भी जो इस टाइप के कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं उनको उनका सोल्यूशन मिल सके। साथ में अगर आप इसको एग्जाम प्रिपरेशन के बेसिस पर देख रहे होंगे तो आप इस वीडियो को देख तो सकते हैं, पर ये बिल्कुल ये एग्जाम के प्रिपरेशन पर बेस्ड नहीं है। ये एक जनरली एक कॉमन क्वेश्चंस का लिस्ट है जो आपके दिमाग में कभी भी इस पॉलिसी को सुनने पर आए होंगे। तो इन क्वेश्चंस को मैंने पिक कहां से किया, तो इन क्वेश्चन को मैंने पिक यूट्यूब वीडियोस के कमेंट बॉक्स पर लिखे हुए क्वेश्चंस, साथ में मेरे जो क्लासेस के बच्चे जो मेरे क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड मैंने एक लिस्ट तैयार किया है जिनका मैं आपको आज आंसर करने वाला हूं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर अभी भी आपको इस वीडियो से जाने का मन कर रहा है तो थोड़ा वीडियो आगे तक देख लीजिए, और अगर फिर भी जाने का मन करे तो जा सकते हैं। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है भैया। ठीक है, तो चलते हैं और हमारा वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में कुछ पॉइंट्स लिखे मिल रहे होंगे, तो ये जो पॉइंट्स है वो हाईलाइटेड पॉइंट्स है एनईपी 2020 से रिलेटेड। ठीक है, तो इन पर मैं अभी वीडियो के साथ आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में बार बार आ रहा है वो है कि कब तक लागू होगा ये जो एनईपी 2020 का जो ड्राफ्ट है, जो पॉलिसी है, वो कब तक एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि ये ड्राफ्ट है। ठीक है, ये एक ड्राफ्ट है, तो अभी ये बिल में कन्वर्ट नहीं हुआ है और धीरे धीरे ये आगे जाकर प्रोसेस आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बिल बन जाएगा, फिर इसको एग्जीक्यूशन के लिए आगे लाया जाएगा। तो जो ये पॉलिसी है और 2022-2023 तक लागू हो सकती है, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक के कारण ये जो फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है वो काफी लंबा फ्रेमवर्क है और काफी कुछ चेंज करने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट को। ये एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई है एजुकेशन की, तो इस मिनिस्ट्री के थ्रू काफी कुछ एग्जीक्यूशन प्रोसेस अब आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इसलिए इसमें टाइम लग सकता है। तो ये जो एग्जीक्यूशन है इस पॉलिसी का वो 2022 से 2023 तक हो पाएगा। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भाषा। अब जैसा कि हमने कई वीडियोस देखे हैं एनईपी से रिलेटेड, तो उसमें बोला गया है कि भाषा जो है वो रीजनल होने वाली है, तो फिर पढ़ाई कैसे होगी भैया। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो हाँ, भाषा रीजनल जरूर होने वाली है, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि हमारे अभी एजुकेशन सिस्टम में क्या होता था, पहले जो 10+2 चलता था वो अब 5+3+3+4 हो गया है। तो इस एजुकेशन सिस्टम में पहले जो लैंग्वेज थे वो मैंडेटरी नहीं थे, साथ में रीजनल नहीं चलते थे। अब इसमें क्या होने वाला है, जो नर्सरी से जो फाउंडेशन स्टेज वाले हैं उसमें नर्सरी से क्लास 2 तक के जो बच्चे होंगे वो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई करेंगे। तो ऐसा क्यों करवाया गया, तो ऐसा इसलिए करवाया गया है क्योंकि रिसर्च के हिसाब से हमको ये पता चलता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में किसी भी कंटेंट को जल्दी ग्रास्प करते हैं। तो इसलिए जितना चाहे एज पॉसिबल हम जो हमारा फाउंडेशन स्टेज है उसको लोकल लैंग्वेज में रखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है प्रिपरेटरी स्टेज। तो प्रिपरेटरी स्टेज में भी हम चाहेंगे कि लोकल लैंग्वेज रहे, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं होगा। साथ में यहां पर भी इसको मैंडेटरी नहीं किया जाएगा। एज पॉसिबल हम जितना कर सकते हैं उतना रीजनल लैंग्वेज में करने की कोशिश करेंगे, पर ये मैंडेटरी नहीं होगा। तो एज पॉसिबल जितना हमसे हो पाएगा हम लैंग्वेज को चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो कैसे करेंगे, जो अभी लोकल लैंग्वेज में नहीं पढ़ पा रहे हैं वो कैसे करेंगे। तो हाँ, उनको भी कोशिश की जाएगी कि उनके सब्जेक्ट में भी हम लोकल लैंग्वेज में रख पाए उनके सब्जेक्ट को, पर ऐसा जरूरी नहीं होगा, मैंडेटरी नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के। तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि जो बच्चे 3 साल के जो बच्चे हैं वो काफी छोटे होते हैं। ठीक है, 3 साल के बच्चे कैसे होते हैं, काफी छोटे होते हैं। तो उनको अभी से क्या स्कूल में उनकी पढ़ाई शुरू करवा दी जाए। तो हाँ, ये बिल्कुल सही कंसर्न है कि 3 साल का बच्चा तो बहुत छोटा होता है। तो अभी आप क्या करते हैं, अपने बच्चों को घर में पढ़ाते तो हैं भैया। अभी आपका बच्चा जब 3 साल के एज में जाता है तो आप उनको काउंटिंग, अल्फाबेट सिखाते हैं, साथ में खेल तो सिखाते ही है ना। तो अब गवर्नमेंट चाहती है कि आप उसको घर में ना खेल खिलाकर आप स्कूल भेजिए, हम वहां उनको खेल खेल में सिखाएंगे। तो अभी क्या होता था एजुकेशन स्कीम में, आंगनवाड़ी गवर्नमेंट के थ्रू एक स्कीम थी, आंगनवाड़ी स्कीम, उसमें हम क्या करते थे, अपने बच्चों को आंगनवाड़ी भेजते थे। ठीक, ताकि वो अपने एलिमेंट्री स्टेज की वहां पढ़ाई कर पाए। और जो प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता था, वहां किंडरगार्टन क्लासेस होते थे, साथ में नर्सरी क्लासेस होती थी, वहां आप अपने बच्चों को भेजते थे। लेकिन अभी अब क्या होने वाला है, गवर्नमेंट चाह रही है कि
ये जो लेवल्स हैं, वो जो स्टेज है उसको मैंडेटरी कर दिया जाए सारे बच्चों के लिए, कि सारे बच्चे अब क्लास 3 से ही एडमिशन ले लेंगे, साथ में उनको एक जैसा पढ़ाई कराया जाएगा जो स्टेज होगा फाउंडेशन स्टेज। ठीक है, अब हमारा सेशन चेंज हो जाएगा क्या? हाँ, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जैसे कि सीबीएसई ने जो बोर्ड्स के एग्जाम है उसको मई जून में डिले कर दिया है। ठीक है, अब वो मई जून में होने वाला है, तो क्या इसके कारण हमारा सेशन खत्म हो जाएगा, सेशन चेंज हो जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक के कारण जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन क्लासेस लग रहे हैं, पर आखिर में बच्चा तो घर ही में है ना, तो उसके लिए एक तरीके से ये वेकेशन की तरह ही वर्क कर रहा है। आप घर में ही पढ़ाई कर रहे हैं, आपको बस एग्जाम दिलाने जाना है, वो भी हो सकता है कि आपके ऑनलाइन एग्जाम्स ले लिए जाएं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, बच्चा जो है वो पूरे साल घर ही में है। ठीक है, तो उसको समर वेकेशन के देने की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि जो नया सेशन है वो कंटिन्यू ये सेशन खत्म होने के बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो ज्यादा कुछ दिक्कतें नहीं फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, और समर वेकेशन इस बार नहीं होने वाला। अब जो नेक्स्ट है वो क्या बोर्ड एग्जाम्स अब खत्म, ठीक है, या बोर्ड एग्जाम्स अब कैसे होंगे? तो बोर्ड जो पहले चल रहे थे एज यूजुअल वैसे ही अभी भी चलेंगे। ठीक है, जैसे 10th 12th का जो बोर्ड एग्जाम होता था वो अभी भी वैसे ही चलेगा, बस उसका वेटेज कम कर दिया जाएगा। तो वेटेज कम कर देने का मतलब, अब जो आपको एकेडमिक्स मार्क मिलेंगे वो आपके सिर्फ एग्जाम के नंबर पर बेस्ड नहीं होंगे, अब आपके स्किल्स, आपके आर्ट्स, आपके स्पोर्ट्स, इन सबको भी मार्किंग दी जाएगी। अगर आपके अंदर कोई यूनिक स्किल है तो उनका भी आपको मार्क मिलेगा, और ये जो है वो एकेडमिक्स में आपके जुड़ते जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा बोर्ड एग्जाम है वो खत्म नहीं होगा, लेकिन उसका वेटेज कम कर दिया जाएगा। साथ में ये जो एग्जाम होगा वो साल में 2 बार लिया जाएगा, जिसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे, बेस्ट ऑफ 2 चुन पाएंगे। तो बच्चे 2 बार एग्जाम दे पाएंगे, उनके लिए भी सूटेबल होगा। और पहले बच्चे क्या करते थे, एग्जाम से 2 महीने पहले पढ़ लेते थे, अब क्या होगा, 2 बार एग्जाम होगा, तो बच्चे कंटिन्यू पढ़ाई अपनी करते रहेंगे, साथ में उनको 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा, इसलिए उनका स्कोर भी काफी हद तक सुधरने वाला है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्ट्रीम्स। हाँ भैया, ये वाले सिस्टम में अब स्ट्रीम खत्म कर दिया गया। तो अब पहले वाले एजुकेशन पॉलिसी में क्या होता था, यहाँ पर हमको स्ट्रीम चूज करना पड़ता था, जिसके थ्रू हम बाउंडेड रहते थे, एक किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पढ़ाई करते थे, जैसे कि साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, हमको ऑप्शन इतने मिल पाते थे। साथ में हमको एग्रीकल्चर, आईटी, ये सारे हमारे पास ऑप्शंस रहते थे, पर उसमें हम क्या करते थे, बाउंडेड पढ़ाई करते थे। ठीक है, जैसे कि हमने अगर एक बार साइंस ले लिया तो हम ह्यूमैनिटीज नहीं ले सकते, हम इकोनॉमिक्स नहीं ले सकते, लेकिन किसी बच्चे को अगर इंटरेस्ट है तो अब वो उन कामों को भी कर पाएगा। ठीक है, तो इस पर एक बड़ा क्वेश्चन है जो थोड़ा मजाकिया भी है, कि जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते वो क्या आप फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ सकते हैं? अब फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दे क्या भैया? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसमें क्या होने वाला है, जो टेक और जो टेक, मैं टेक नहीं बोलकर इसको बोल दूं, जो साइंस फील्ड वाले बच्चे हैं, जो आगे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, या जो आगे मेडिकल फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको साइंस स्ट्रीम लेकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसमें उसको PCMB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो लेकर पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा अब वो दूसरा सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, पर इसका एक ड्रॉबैक ये भी हो सकता है कि एक साथ ही कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए काफी एक अच्छा तरीका अपनाया जा सकता है, जो मेरे को लगता है कि अपनाना भी चाहिए। जैसे आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं या आप हायर क्लासेस में जाते हैं, तो आप देखोगे कि जो बच्चे हैं उनके क्लासेस में टीचर नहीं आते, जो बच्चे हैं वो जो टीचर्स के स्पेसिफिक क्लासेस में जाकर बैठते हैं। तो वैसा ही रहेगा ये नया आने वाला भी सिस्टम, क्योंकि उसमें भी हम अगर बच्चों को टीचर्स के क्लासेस में भेजे तो जिस बच्चे को जब मन करे वो उस क्लास में जाकर पढ़ाई कर पाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग कराई जाएगी, तो हाँ, जो 6 तक के बच्चे हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग कराई जाएगी। और वोकेशनल ट्रेनिंग कराने का मतलब क्या है, तो इसमें आप अपने स्किल्स को अच्छे तरीके से डेवलप कर पाएंगे। तो स्किल डेवलप करना, इसका क्या मतलब है, अगर आप अभी जैसे कि एक इंटरेस्ट रखते हैं कि आपको आगे जाकर इलेक्ट्रिक वाले काम करने हैं या इलेक्ट्रीशियन बनना है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, तो इसमें क्या होगा, हमको टाइम मिलेगा, कुछ हमको वोकेशनल ट्रेनिंग के टाइम दी जाएगी, उस टाइम में हम जाकर किसी इलेक्ट्रीशियन के अंदर जो प्रोफेशनल है उसके अंदर जाके हम इंटर्नी की तरह काम कर पाएंगे। तो इससे हमारा स्किल भी काफ़ी हद तक आगे इम्प्रूव होगा। इसमें इलेक्ट्रीशियन जैसे हो गया, फिटिंग हो गया, पेंटर हो गया, स्केच आर्टिस्ट जो किसी प्रोफेशनल स्केच आर्टिस्ट के जाकर अंदर काम कर पाएगा, इससे हम आगे अपने स्किल्स को काफ़ी हद तक इन्हेंस जरूर कर पाएंगे। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन है कि कोडिंग की क्या जरूरत थी। तो अब फ्यूचर में आप देख पा रहे हैं कि जो सारी चीज़ें अभी हो रही है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही हो रही है, ML, AI
इन सबको भी हम अब डेली लाइफ में यूज करने लगे हैं। तो अगर हम फ्यूचर को देखें, फ्यूचर एस्पेक्ट को देखें, तो हम अब इन सभी चीज़ों का अपने डेली लाइफ में उपयोग कर रहे हैं। अगर इनके हिसाब से अगर हम ढलते नहीं है, अगर हम इनको ग्रास्प नहीं करते हैं, तो कैसे बनेगा। तो गवर्नमेंट चाहती है कि अब फ्यूचर, जो आने वाला फ्यूचर है, उसके लिए हम रेडी रहें। इसलिए गवर्नमेंट अब क्लास 6 से कोडिंग और कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ाना शुरू करवाने वाली है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी। क्या अब एनसीईआरटी सिलेबस चेंज करेगा या क्या अब स्टेट बोर्ड खत्म? तो स्टेट बोर्ड खत्म नहीं होगा और एनसीईआरटी अपने सिलेबस को चेंज करने वाली है। ठीक है, तो अभी तक क्या होता था, अगर हम राजस्थान का एग्जांपल ले, तो राजस्थान में जो पढ़ाई की जाती थी, जो उसका स्टेट बोर्ड है, वो पूरी तरह से जो सेंट्रल एनसीईआरटी है उसको फॉलो करती थी। कोलैबोरेशन होता था उनके बीच में। और राइट नाउ जैसा हमारे देश का सिनेरियो है, जो सारे स्टेट बोर्ड्स हैं वो सेंट्रल बोर्ड के साथ कोलैबोरेट करके चलती है। ठीक है, तो आगे आने वाले समय में स्टेट बोर्ड खत्म नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन उनको जो रेगुलेट करेगा, स्टेट बोर्ड को रेगुलेट करेगा, वो जरूर एनसीईआरटी, हमारा जो बोर्ड है, जो हमारा सेंट्रल बोर्ड है, वो रेगुलेट करने वाला है। ठीक है, तो पर हमारा स्टेट बोर्ड खत्म नहीं होगा। और हाँ, इसमें अपडेट काफ़ी कुछ किए जाएंगे एनसीईआरटी में। तो अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसका जो प्रिंसिपल है वो है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रैक्टिकल लर्निंग। तो हमारा जो एनसीईआरटी बोर्ड है, उसको भी इसी प्रिंसिपल के लिए काफ़ी कुछ अपडेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक नया अपडेट एनसीईआरटी में हमको देखने को मिलेगा। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सीई से रिलेटेड। तो ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कब कराया जाएगा? ठीक है, अब जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है वो कैसे आगे लागू होने वाली है उसको हम देखते हैं। तो पहले क्या होता था, हम किसी स्पेसिफिक, जैसे कि हमको बीटेक करना है तो हम जेईई मेंस का एग्जाम दिलाते थे। हमको मेडिकल फील्ड में जाना है तो हम क्या दिलाते थे, नीट का दिलाते थे। हमको बीएससी करना है तो जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी रहती थी वो उनका एग्जाम लेती थी। तो अब एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हमारे सामने लाया गया है। उसमें क्या होगा, जो साल में 2 कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होंगे, उसमें जो उसका पैटर्न होगा वो एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। तो अगर अब हमको मैथ्स के फील्ड में आगे जाना है तो हम क्या करेंगे, मैथ्स से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड कॉमन टेस्ट दिलाएंगे और एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दिलाएंगे। तो ये जो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट है वो सबके लिए सेम होगा और साथ में जो सेकंड टेस्ट होगा, जो होगा स्पेशलाइज्ड, वो डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। जो जिस फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहता है उससे रिलेटेड उसके सामने एग्जाम्स कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट है और जो कॉमन स्पेशलाइज्ड टेस्ट का जो एग्जाम लिया जाएगा, उन दोनों को मिलाकर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होने वाला। तो ये साल में 2 बार होगा, ताकि इसको कराने का मकसद ये है ताकि हमारे पास जो काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी कराती है अपने अपने एग्जाम, उसको हम रेगुलेट कर सकें। ठीक है, उसको हम क्या कर पाएंगे, इसके थ्रू रेगुलेट कर पाएंगे। और ये जो एग्जाम है वो मैंडेटरी नहीं होगा, क्योंकि अभी क्या करती है गवर्नमेंट, एग्जाम्स कंडक्ट कराती है जेईई मेंस एडवांस के। इसके थ्रू जो सीबीएसई है वो या जो मेडिकल के डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं जस्ट लाइक नीट, तो उसके थ्रू गवर्नमेंट फंड जनरेट करती है। कॉलेजेस भी अपने प्राइवेट एग्जाम कराकर फंड जनरेट करते हैं, तो इनको मैंडेटरी नहीं कराया जा सकता। ठीक है, ये जो है वो मैंडेटरी नहीं होगी। ये जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, उनके पैरेलल एक एग्जाम कराई जाएगी। ठीक है, तो जो कॉलेजेस हैं उनको हम बाध्य नहीं कर सकते कि आपको ये एग्जाम के थ्रू ही अपने एंट्रेंस कराने पड़ेंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 360 एनालिसिस क्या है। 360 एनालिसिस का मतलब है, अब जो हमारा एकेडमिक्स डिसाइड किया जाएगा वो हमारे सिर्फ नंबर के बेसिस पर नहीं डिसाइड किया जाएगा। हमको अब हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हम कैसे जीते हैं, हमारा जो आर्ट्स कैसा है, हमारा गेम्स में परफॉर्मेंस कैसा है, हमारा स्पोर्ट्स कैसा है, हम एनसीसी के कैडर है तो हमारा उसका भी हमको एक्स्ट्रा मार्क मिलते जाएगा। तो हमारे जो एक्स्ट्रा करिकुलर हैं उसके एक्टिविटीज़ के पर भी हमको मार्क दिया जाने वाला है। तो यही है 360 एनालिसिस की, हमको जो हमारा एकेडमिक्स डिसाइड किया जाएगा वो हमारे सिर्फ स्कूल के जो हमारे कॉलेज में एग्जाम होंगे उसी के बेसिस पर नहीं होंगे, हमारे सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी बेस्ड होने वाले हैं हमारे मार्क्स। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्रिटिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल लर्निंग का क्या मतलब है। ठीक है, अभी जो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, मैंने थोड़ा टाइम पहले आपको बताया कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी का प्रिंसिपल ही है ये कि अब हम जो पढ़ाई करेंगे वो प्रैक्टिकली पढ़ाई करेंगे, साथ में हम क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट करेंगे बच्चों के दिमाग पर। ठीक है, तो इसमें क्या होने वाला है, अब हम जो भी पढ़ाई करेंगे वो प्रैक्टिकली करेंगे। तो जैसे कि अब हमने बच्चे को पढ़ाया कि ग्रेविटी एक फोर्स होता है। ठीक है, तो ग्रेविटी कौन सा फोर्स होता है, तो ग्रेविटी एक अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स है जो अर्थ से बाहर वाले ऑब्जेक्ट पर लगाता है, वो एक अट्रैक्शन फोर्स है।
ठीक है। तो अब हम उनको ये काम करके दिखाएंगे कि वो अट्रैक्शन जो है वो कैसे वर्क करता है। जो हमने बॉल फेंका ऊपर, बॉल नीचे आके गिरा, तो हाँ इसका मतलब है कि हाँ वो जो एक फोर्स लग रहा है जो बॉल को गिराने का काम कर रहा है वही क्या कहलाता है, अट्रैक्शन फोर्स। तो हाँ हमको अब बच्चे को दिखाना पड़ेगा ये करके। तो अब सेकंड थिंग है वह क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग में हम क्या करने वाले हैं, हमने बोल दिया एग्जाम्पल के थ्रू कि फ्रिक्शन है जो वर्क करता है एक सरफेस और एक व्हील के बीच में, तभी व्हील आगे चलता है। तो अब हम वहां पर देखेंगे कि अगर हम लुब्रिकेंट डाल दें तो क्या होगा, अगर हम व्हील को उल्टा घुमाएं तो क्या होगा। तो ये एक क्रिटिकल थिंकिंग हमारे दिमाग में, हमारे बच्चों के दिमाग में जनरेट कराया जाएगा। तो इससे क्या होंगे, जो बच्चे हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव साथ में वो आगे पीछे मतलब उस जो ऑब्जेक्ट के सारे एस्पेक्ट के बारे में पढ़ाई कर पाएंगे और उनसे क्या होगा, बच्चों का दिमाग काफ़ी हद तक खुलने लगेगा। ठीक है। स्कूल के मनमाने फीस पर लगाम लगाई गई क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्कूल के मनमाने फीस पर लगाम लगाई गई क्या। हाँ ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि एक जो अभी स्कूल होता है वो मनमाना फीस वसूल करता है। कोई स्कूल है वो 700 लेता है महीने का, कोई स्कूल है वो 1000 लेता है, कोई स्कूल देता है 2000। ठीक है। तो इस पर अब कुछ नए नियम आए क्या, तो हाँ इस पर भी एक नया नियम आया है कि अब हम एक, जैसे कि हम सामान लेने जाते हैं तो उसमें एक MRP होता है। तो MRP का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये जो MRP है जो सामान पर लगता है, वैसे अब इस पर भी हमारे स्कूल के फीस पर भी में एक अनुबंध लगाया जाएगा कि अब हम बच्चों से इससे ज़्यादा ट्यूशन फी हम चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है। तो इस पर भी एक काफ़ी बड़ा एक कदम उठाया गया है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है UG PG से रिलेटेड। ठीक है। साथ में अब कैसे UG कराई जाएगी, कैसे PG कराई जाएगी। तो ठीक है, पहले क्या होता था, UG PG क्या होता था, अंडर ग्रेजुएट 3 इयर्स का होता था। मोस्टली जो जनरल कोर्सेज होते थे वो 3 ईयर के होते थे, और हमारा जो ये मास्टर्स होता था वो कितने ईयर का होता था, 2 इयर्स का होता था। अब क्या है वो चेंज करके 4+1 और आइदर 4+1 और 3+2 कर दिया गया। मतलब इसके साथ एक एक्स्ट्रा ऑप्शन जोड़ दिया गया है। इससे क्या फायदा होगा, आगे मैं आपको इसका फायदा बताता हूँ नेक्स्ट वाले पॉइंट में, जिसका हमको क्वेश्चन पूछा गया कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट हम कैसे ले पाएंगे, साथ में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या होता है। ठीक है। तो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें मैं आपको ये वाले बातें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी क्या होता था, अभी जो बच्चे होते थे वो एक जनरल कोर्स करने आए, इसमें हमारी जो पढ़ाई होती थी वो कितने साल की होती थी, 3 साल की होती थी। ठीक है। पर अब उसको बढ़ा के 4 साल कर दी गई है। ठीक है, अब बढ़ा के 4 साल कर दी गई है। साथ में इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन दे दिया गया है। ये जो कैसे होगा, अब सपोज दैट हमने BSc किया। ठीक है, BSc पहले 3 साल की होती थी, अब वो 4 साल की होने लगी है। तो अगर हमने BSc को किसी मजबूरन, किसी हमारे मजबूरी के कारण अगर हमको फर्स्ट ईयर में छोड़ना पड़ गया, तो अब हम पहले क्या होता था, हमको कुछ नहीं मिलता था, अब हमको एक सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा अगर हम फर्स्ट ईयर में छोड़ देते हैं करके। तो ठीक है, अगर सेकंड ईयर में करके छोड़े तो हमको एक एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर में करके छोड़े तो हमको बैचलर्स की डिग्री मिलेगी, और फोर्थ ईयर में करके छोड़े और अगर हमने एक आध रिसर्च पेपर छाप दिया तो फिर हमें मिलेगी बैचलर्स प्लस रिसर्च की डिग्री। तो इससे क्या फायदा होने वाला है, पहले मजबूरी कारण कुछ बच्चे अपना एग्जाम कुछ बच्चे अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाते थे, जिसके कारण उनको अब नेक्स्ट टाइम अगर आप उनका पढ़ाई शुरू करना है फिर से दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ता था। पर इसमें अब नया एक बैंक ऑफ क्रेडिट का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का एक नया स्कीम लाया गया है, जिसके थ्रू अब हम जो पढ़ाई करेंगे उनका हमको नंबर मिलेगा। जैसे कि सपोज दैट हमने BSc में एडमिशन लिया और BSc अगर 4 साल का है तो हमको पर ईयर 10 + 10 + 10 40 मार्क्स मिलने हैं। अब हमने फर्स्ट ईयर पढ़ाई करके छोड़ दी तो हमको 10 मार्क्स जो हमारे हैं वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। जैसे कि उसका नाम है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ना कि डेबिट। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में हमारे क्रेडिट कर दिए जाएंगे। सपोज दैट अब देखते हैं कि सपोज दैट वो जो हमारा प्रॉब्लम है वो 2-3 साल में ठीक हो गया, तो अब हमारा जो हमारा जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यू फिर दोबारा करना चाहते हैं, तो हमारे उस बैंक ऑफ क्रेडिट में जो 10 मार्क्स हैं वो स्टिल रहेंगे। अब हमको इसको पढ़ाई करने के लिए हमको कितने मार्क्स चाहिए, 20 मार्क्स चाहिए। तो अब हम दूसरे किसी कॉलेज में जाकर भी उस 20 मार्क्स को जाकर गेन कर सकते हैं। फिर हमको इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 20 मार्क्स का है, तो हम वापस इसमें आके एडमिशन ले सकते हैं। मतलब ये एक वेब बनने वाला है, एक जाल बनने वाला है, इसमें हम किसी भी कॉलेज में कहीं भी जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। साथ में इसके लिए जो मैंने आपको बताया कि इसके लिए हमारे पास जो एंट्रेंस एग्जाम होंगे वो CE के होंगे, और हम कभी भी किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे किसके बेसिस पर, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बेसिस पर।
साथ में जो बच्चे पहले आप किसी कारणवश अपना डिग्री पूरा नहीं कर पाते थे, उनको काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ती थी, वो अब नहीं करनी पड़ेंगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, क्या होगा अगर हमने सिर्फ एकमात्र हायर एजुकेशन कमीशन बना दिया तो। ठीक है, तो सपोज दैट पहले क्या होता था, मेडिकल की पढ़ाई के लिए एक कमीशन, टेक्निकल एजुकेशन के लिए एक कमीशन, फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए एक कमीशन, ह्यूमैनिटीज के लिए एक कमीशन, तो सारे कमीशन अलग अलग होते थे। सपोज दैट ये सारे एजुकेशन के कमीशन हैं, हेड कमीशन हैं। अब इसके ऊपर में एक ओवर आर्किंग अम्ब्रेला बॉडी तैयार की जाएगी जो सभी कमीशंस को रेगुलेट करेगी। ठीक है, जो समझ लीजिए अभी जो कमीशंस होंगे, डिफरेंट एजुकेशन मिनिस्ट्रीज होंगे, उनके ऊपर भी एक मिनिस्ट्री बनाई जाएगी, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आएगी और जिसको हम बोलेंगे हायर एजुकेशन कमीशन। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होगा, अब हमारा जो गवर्नमेंट है वो काफी अच्छे तरीके से सारे कॉलेजेस को इजिली रेगुलेट कर सकेगी। ठीक है, साथ में हम नेटवर्क भी काफी तेजी से अब बढ़ाने में सक्षम होंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी का क्या फायदा होगा। ठीक है, हाँ, अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा जो भी यूनिवर्सिटी है वो मल्टी डिसिप्लिनरी बन जाए, मतलब एक ही कॉलेज में डिफरेंट स्ट्रीम के प्रोफेशनल कोर्सेज की भी पढ़ाई हो पाए, जनरल कोर्सेज की भी पढ़ाई हो पाए। अब सपोज दैट एक IIT है जिसमें सिर्फ प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई होती है, तो इसमें क्या है, अब जनरल कोर्सेज को भी ऐड कर दिया जाएगा। अभी भी होते हैं, लेकिन ये मैंने IIT का एग्जांपल ले लिया। डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो सिर्फ टेक्निकल कोर्सेज को बस प्रोवाइड कराते हैं। अब क्या होगा, उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी कर दिया जाएगा। मतलब क्या होने वाला है कि उसमें बहुत सारे बच्चे एजुकेशन ले पाएंगे। साथ में गवर्नमेंट चाहती है कि हर जिले में एक यूनिवर्सिटी बनाया जाए। अब सोचिए कि हर जिले में एक यूनिवर्सिटी होगी और उनको अगर मल्टी डिसिप्लिनरी बना दिया जाए तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, बाकी रेगुलेट करना कितना आसान हो जाएगा। साथ में बहुत बच्चे आसानी से पढ़ाई कर पाएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, क्या अब हम टीचर्स को भी एलिजिबिलिटी एग्जाम दिलाना पड़ेगा NEP के लिए, एलिजिबल होने के लिए? तो नहीं, आपको किसी एग्जाम में बैठने की जरूरत नहीं है, आपको कोई एग्जाम नहीं दिलाना पड़ेगा। हाँ, आपके ट्रेनिंग बहुत सारे होने वाले हैं ताकि आप इस एजुकेशन पॉलिसी के प्रिंसिपल को आसानी से फॉलो करवा सकें। ठीक है, तो हाँ, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, काफी बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि अभी उनको बोर्ड का एग्जाम दिलाने, जैसे जो 10th 11th 12th के बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं, उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि इसका उनको क्या इफेक्ट होगा। तो अभी आपको इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जैसे कि कोई जो 10th का बच्चा है उसके जो डिसिप्लिन हैं वो कब चेंज होंगे, जब वो 12th में आएगा तब। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी है वो 2 साल बाद लागू होने वाली थी। आप सोच सकते हैं कि जो 9th का बच्चा है वो 11th में, जो 10th का बच्चा है वो 12th में इसका फायदा उठा पाएगा। साथ में जो रेगुलेटरी है, वो जो रेगुलेशंस हैं या जो डिसिप्लिन हैं उनके ऊपर तब लागू होंगे जब वो 12th में पहुंच जाएंगे। तो अभी आपको कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, आप जैसा पढ़ाई कर रहे हैं वैसा करिए। मार्किंग सिस्टम में पीयर मार्किंग जोड़ दिया गया है, तो कैसे होगा अब आगे। ठीक है, तो पीयर मार्किंग जो सिस्टम है वो नया सिस्टम लाया गया है जिसके थ्रू अब बच्चे खुद को, उनके फ्रेंड्स उनको, साथ में टीचर्स भी उनको मार्किंग देंगे। तो इसमें बोला जा रहा है कि क्या बच्चे धांधली नहीं करेंगे? तो बच्चे धांधली करेंगे का मतलब है कि बच्चे खुद को 20 out of 20 भी दे सकते हैं। तो हाँ, बच्चे खुद को दे सकते हैं तो उनके फ्रेंड्स भी तो देंगे, उनके टीचर्स भी देंगे। बच्चा खुद अपने फ्रेंड्स को तो पटा सकता है, टीचर्स को कैसे पटाएगा? और अगर टीचर्स को भी पटा लेता है तो वो तो अभी भी कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। जोक्स अपार्ट, अगर हम देखें तो बच्चे जो होते हैं वो ईमानदार होते हैं। इससे क्या, हम बच्चों की ईमानदारी को भी जज कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चे ईमानदार होते हैं, वो खुद को सही मार्क ही देने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। लेंदी है, इतना कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, इसका मैं आंसर आपको जस्ट एक क्वेश्चन के बाद देता हूँ। हाँ, MPhil खत्म कर दिया गया है, तो एक कोर्स कम कर दिया गया, तो अब इससे फायदा क्या? हाँ, पहले क्या होता था, एक बैचलर्स की डिग्री के बाद हम MS करते थे, MS के बाद MPhil, MPhil के बाद PhD। तो MPhil जो होता था वो एक तरीके से समझ लीजिए PhD के लिए है, जो हमारा हमको काम करना पड़ेगा उसके लिए हम एक ट्रेनिंग लेते थे। MPhil में क्या करते थे, हम ट्रेनिंग लेते थे, वो एक बीच की पढ़ाई होती थी जिसके थ्रू हम समझ जाते थे कि PhD में हमको क्या करना है। तो अब ये जो पढ़ाई है वो 2 साल की होती थी और 3 साल की भी हो सकती थी। तो इस 2 साल की पढ़ाई के बाद जो मैक्सिमम बच्चे थे जिन्होंने MPhil किया है वो क्या करते थे, PhD में एडमिशन ले लेते थे। तो अब गवर्नमेंट चाहती है कि अब डायरेक्ट MPhil ना करा के PhD कराया जाए। तो इससे क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या होता था, 3 + 2 + 2 + 3 मतलब 10 साल लगा। अब क्या होगा, 3 + 2 + 3 मतलब अब 8 साल में आप अपना पूरा PhD, आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाएगी। तो आप सोचिए कि आपको कम समय में ज़्यादा कुछ मिल जा रहा है। तो अच्छी बात है कि गंदी बात? ऑफकोर्स अच्छी बात है। ठीक है, तो इससे हमको जरूर बहुत फायदे मिलने वाले हैं। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ ठीक है,
अब जो एक क्वेश्चन है वो जो काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा है कि पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, पहले हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें क्या दिक्कतें थी और अभी क्या फ़ायदा मिल जाएगा। तो इसका आंसर ये है कि अभी हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी कुछ कमियाँ थी, ठीक है, उसको इस पॉलिसी के थ्रू दूर किया जा रहा है। तो बच्चे जो होंगे वो प्रमोट होंगे, ना कि डिमोट। साथ में एजुकेशन पॉलिसी को तो बहुत पहले आ जानी थी, पर वो अभी आ रही है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर कोई घर का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहते। इसका मतलब यही है कि अगर लेट ही सही पर एजुकेशन हमारे पॉलिसी में काफ़ी कुछ चेंजेस लाए गए जो काफ़ी अच्छे हैं, जो मैंडेटरी थे, ठीक है। तो इसके थ्रू बच्चा एक काफ़ी अच्छा स्किलफुल बच्चा बनेगा, काफ़ी कुछ नए नए चीज़ें यहाँ पर ऐड की गई हैं, इससे बच्चा आपका स्किल्ड बनेगा। तो हाँ, ऑफ कोर्स इसमें काफ़ी कुछ अच्छे चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। साथ में जो ये पॉलिसी है उसका फ़ायदा आप मान के चलिए कि अगले 5 साल में हमको देखने को मिल जाएगा। साथ में लेंदी प्रोसेस है, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका टेंशन हम लोग को लेने का जरूरत नहीं है। अभी हमारा जो फ्रेमवर्क है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री अब तैयार कर रही है, तो लेंदी तो है पर कुछ दिनों में, ये कुछ समय में, रादर सेइंग कुछ दिनों में, मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ टाइम, कुछ सालों में ये हमारे लागू हो जाने वाले हैं सिस्टम। तो इसका हमको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, कुछ टाइम में हमको इनका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसका टेंशन हम लोग को लेने का ज़रूरत नहीं है, मिनिस्ट्री ले लेगी। तो अब अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, अपने कलीग्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर करिए, ताकि उनके भी डाउट्स जो इससे रिलेटेड हैं वो दूर हो पाएँ। साथ में अगर आपके डाउट्स अभी भी कुछ इससे रिलेटेड हैं तो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं इससे रिलेटेड आपके और भी आगे आने वाले क्वेश्चंस का आपको आंसर कर पाऊँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के आने वाले वीडियोस का अपडेट आगे भी मिल पाए। साथ में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।